अभी हाल ही में एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ की डिटेल्ड स्ट्रेटेजी के बारे में। हम सारी बातें डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, आपको कौन कौन सी बुक से पढ़ना है, आपको कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं और कैसे मॉक टेस्ट लगाने हैं, उनका एनालिसिस कैसे करना है, ये सारी बात करेंगे हम आज की वीडियो में। देखो, क्योंकि एग्जाम में कुछ ही महीने का समय रह गया, तो आपका हर एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से ही आप अपना समय वेस्ट करना बंद कर दो, एक एक मिनट को यूटिलाइज करने लग जाओ। और अगर आप अभी भी समय को वेस्ट करोगे तो बहुत कम चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के, और यही अगर आप समय को प्रॉपरली यूटिलाइज कर लोगे तो आपका चांसेस सिलेक्शन के काफी बढ़ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको समय को पूरा प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए, एक एक मिनट की वैल्यू करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले फटाफट एक बार ना एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। दो टीयर होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 के अंदर 4 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, चारों के चारों 50 नंबर के, 50-50 सवाल, टोटल 200 मार्क्स का। जो लोग टीयर 1 क्लियर कर लेते हैं उनका फिजिकल टेस्ट होता है, जो लोग फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं उनका होता है टीयर 2 यानी मेंस। मेंस के अंदर इसमें सिर्फ इंग्लिश आती है, 200 मार्क्स की इंग्लिश आती है, 200 ही सवाल होते हैं। तो ओवरऑल अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इंग्लिश, क्योंकि 250 मार्क्स की इंग्लिश, 50 मार्क्स का मैथ्स, 50 मार्क्स का जीके और 50 मार्क्स की रीजनिंग। तो कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है इंग्लिश। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हो या कर रहे होते हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस का पता होना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। उससे क्या होगा कि जो सब्जेक्ट या जो पर्टिकुलर टॉपिक आपका वीक होगा ना, उस पर आप थोड़ा ज्यादा फोकस करोगे और उसे इंप्रूव कर लोगे, जिससे क्या होगा, ओवरऑल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। तो अगर आपको अपनी वीकनेसेस का पता करना हो ना, तो उसके लिए क्या करो, मैंने ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पे जाओ और एक फ्री प्रैक्टिस मॉक टेस्ट है, बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं है। उस मॉक टेस्ट को दो। उस मॉक टेस्ट को देने के बाद ना आपका एक एनालिसिस निकल के आएगा, एक स्कोर कार्ड आएगा जिसके अंदर आपको दिया होगा कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने कितना समय लिया, कितने सवाल गलत किए, कितने सवाल सही किए। उससे ना आपको पता लग जाएगा कि आपकी वीकनेस क्या है। और अगर फिर भी आपको पता ना लगे ना, तो आप वो स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। एक्चुअली जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है ना, वो मॉक टेस्ट मैंने देख रखा है, तो मुझे आइडिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, किस लेवल के पूछे हैं, तो मैं एनालिसिस में ना आपकी थोड़ी ज्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा। तो अगर आप चाहो तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज देना। इंस्टाग्राम आईडी भी ऊपर आ रही होगी और मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक दे दूंगा, वहां स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपकी जितनी हेल्प हो पाएगी कर दूंगा। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि सबके मैसेज और सबकी क्वेरी का रिप्लाई कर दूं, तो आप भेजना चाहो तो मुझे भेज सकते हो। देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इस एग्जाम में एसएससी सीपीओ को क्रैक करने में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले ना हम इंग्लिश की स्ट्रेटेजी को ही डिस्कस करते हैं। देखो, मेरे हिसाब से आपको, अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि एक ही अटेम्प्ट में पेपर क्लियर हो जाए, तो इंग्लिश को मिनिमम 3 से 3.5 घंटे आपको एक दिन में देने पड़ेंगे। इंग्लिश ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सपोज करो कि आपकी इंग्लिश वीक है और आपने प्री किसी तरीके से निकाल लिया, फिर आपने मेहनत करके भाग दौड़ करके फिजिकल भी निकाल लिया, बट जो आपका मेंस का एग्जाम होगा वो इंग्लिश का होगा, उसमें बहुत ज्यादा वेटेज होगी इंग्लिश की। अगर आप वहां पर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे ना इंग्लिश में। तो सबसे ज्यादा फोकस ही आपको इंग्लिश में करना है। अब देखो, इंग्लिश को कैसे पढ़ना है। अब मैं पर्टिकुलरली जो तरीका अपनाता था ना, वो ये अपनाता था कि मैं इंग्लिश के ना पहले सारे कंसेप्ट समझ लेता था। अब कंसेप्ट समझने के लिए या तो आपने जहां कोचिंग लगा रखी हो, आप वहां से समझ रहे होगे कंसेप्ट। अगर आपने कोचिंग नहीं लगा रखी या आपको किसी रीजन से अपनी कोचिंग का इजीली समझ में नहीं आता, तो आप एक बुक ले सकते हो। इंग्लिश की बुक आती है, नीतू सिंह मैम की बुक है, प्लिंथ टू पैरामाउंट होता था इसका पहले नाम, अब ये इंग्लिश की वॉल्यूम 1 नाम से आती है। इस बुक के अंदर क्या है, इस बुक के अंदर ना चैप्टर्स दे रखे हैं, जितने भी ग्रामर के चैप्टर्स हैं ना, वो सारे दे रखे हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। आप कंसेप्ट यहां से बिल्ड कर लो। अब देखो, कंसेप्ट बिल्ड करने के बाद ना आपका सवाल तब तक हल नहीं होगा जब तक आप उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो जितना जरूरी कंसेप्ट को समझना है ना, उतना ही जरूरी, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना। अब प्रैक्टिस करने के लिए भी देखो बहुत सारी चीजें होती है। अब सपोज करो कि आप एक स्पोर्ट्स खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, मान लो आप अगर बैडमिंटन खेलते हो और आप प्रैक्टिस अगर क्रिकेट की कर रहे हो, तो आपका बैडमिंटन थोड़ी ना इंप्रूव हो जाएगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस भी ना आपको प्रॉपरली करनी है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो उस पर्टिकुलर एग्जाम में ना ज्यादातर पूछे गए सवाल है ना, या सिमिलर एग्जाम से पूछे गए सवाल है, वो करो। उससे क्या होगा कि आपके जो, मतलब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है एसएससी, तो आपको बेटर पता लग पाएगा और आप और अच्छे से तैयारी कर पाओगे। मेरे पास ना बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि भैया जब हम मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो मॉक टेस्ट के अंदर हमसे सवाल नहीं होता, बट बाद में जब आराम से फुर्सत से देखते हैं सवाल तो हो जाता है। वो इसीलिए होता है, वो प्रॉब्लम ही इसीलिए होता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते प्रॉपरली। तो प्रैक्टिस के लिए अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको ना सजेस्ट करूंगा कि किरण की प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज ले लो। मैंने अपने टाइम पे भी यही बुक पढ़ी थी और कहीं ना इसमें बहुत अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। एक्चुअली किरण एक पुराना ऑथर है, तो इसके पास बहुत पुराना और अच्छा कलेक्शन है और गलतियां भी ना, इतने सारे एडिशन निकल चुके हैं कि गलतियां बहुत कम हो चुकी हैं इस बुक में। तो इंग्लिश की बात करें तो मेरे हिसाब से आपको कंसेप्ट बिल्ड करना चाहिए नीतू सिंह मैम की बुक से या अपनी कोचिंग से, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको किरण की प्रीवियस
प्रीवियस ईयर ले लेनी चाहिए। वैसे मोस्टली लोगों के पास होगी ये बुक, अगर नहीं है तो आप इसको लेना कंसिडर कर सकते हो, काफी अच्छी किताब है। मेरा ये मानना है कि आपको ना इंग्लिश में सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया क्या कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करने के लिए हमें नॉवल पढ़ने चाहिए, तो यार मैं इस चीज के ना हक में नहीं हूं कि आपको इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए नॉवल पढ़ना है, क्योंकि नॉवल पढ़ने में ना अपने आप में आपका बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा। आपको और सब्जेक्ट को भी तो टाइम देना है, तो अगर आप बहुत सारा समय इंग्लिश के नॉवल पढ़ने में ही निकाल दोगे तो आप बाकी सब्जेक्ट के बारे में कैसे पढ़ोगे, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी और बाकी सब्जेक्ट सफर करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूं कि आपके फोन तो सबके पास होगा, स्मार्टफोन, आप वीडियो देख रहे हो तो मेरे को लग रहा है आपके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप तो होगा, तो इन दोनों ही जगहों पे ना या लैपटॉप या स्मार्टफोन, इसके अंदर ना कोई भी अच्छी न्यूज की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और अपना न्यूज पढ़ो। न्यूज पढ़ने से होगा कि आपकी जो रीडिंग की स्किल है, कॉम्प्रिहेंशन, वो भी इंप्रूव हो जाएगी और आपकी जीके में भी हेल्प हो जाएगी। करंट अफेयर्स वाला जो टॉपिक होगा ना वो काफी हद तक कवर हो जाएगा। तो मतलब एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे आपके, इंग्लिश भी इंप्रूव, जीके भी इंप्रूव। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे वेटेज ज्यादा है तो आपको वोकैब पे भी बहुत ध्यान देना है। अब वोकैब पढ़ने के लिए आप प्रीवियस ईयर जो मैंने बताया किरण की बुक, उससे भी कर सकते हो, नीतू सिंह मैम की बुक से भी कर सकते हो, लेकिन एक और तरीका भी है वोकैब याद करने का। हमारे चैनल पे ना वोकैब की प्लेलिस्ट है, उसमें ईशा मैम ने बहुत यूनिक तरीके से वोकैब पढ़ा रखे, मतलब वोकैब को ना उन्होंने डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ा रखा है। तो इससे क्या होगा, आपको याद करनी नहीं पड़ेगी, आपको रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे, वो कहीं ना अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। तो एक बार ना वो वोकैब वाली वीडियो जरूर देखना, उससे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और यहाँ आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा। देखो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। टीयर 1 की बात करें तो सभी सब्जेक्ट बराबर मार्क्स के आ रहे हैं, और अगर आपका टीयर 1 क्लियर होगा तभी तो आप टीयर 2 दोगे ना, तो आपके लिए कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में भी वही कंसेप्ट आपको बिल्ड करने हैं। कंसेप्ट आपके या तो जहां आप कोचिंग जा रहे होगे वहां से बिल्ड हो जाएंगे, और अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये क्विकर मैथमेटिक्स बाय एम टायरा की एक बुक आती है, इसमें बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझा रखे हैं। आप एक बार चाहो तो इस बुक को देख सकते हो। जितनी भी बुक्स के बारे में आपको बता रहा हूं या बता चुका हूं उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। तो इस वाली कंसेप्ट के लिए मैंने आपको बता दी क्विकर मैथमेटिक्स बाय एम टायरा। अब वही बात है कि इसमें भी प्रैक्टिस आपको करनी है, और प्रैक्टिस भी मैं वही प्रेफर करता हूं कि प्रीवियस ईयर से ही की जाए, क्योंकि एक आइडिया लग जाता है आपको कि किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं और किस टाइप के सवाल पूछता है एसएससी। ज्यादातर प्रोबेबिलिटी रहती है कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो प्रैक्टिस के लिए मैं वही आपको सजेस्ट करूंगा। किरण, बहुत सारे लोगों के पास होगी ऑलरेडी बुक, जिसके पास नहीं है और वो बुक लेना चाहे तो ये बुक ले सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा कलेक्शन है क्वेश्चंस का। तो मैथ्स मेरे हिसाब से तो इससे ज्यादा मतलब कंसेप्ट एम टायरा से और प्रैक्टिस किरण से, इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कि आपको जरूरत पड़ेगी कुछ और पढ़ने की, और समय भी इतना नहीं होगा क्योंकि आपको फिजिकल की भी तैयारी करनी है साथ के साथ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको इंग्लिश के लिए देने हैं 3 से 3.5 घंटे एक दिन में, और मैथ्स के लिए मैं बोलता हूं 2 घंटे तो आप मिनिमम मान के चलो कि 2 घंटे तो पढ़नी ही पढ़नी है मैथ्स। ये हो गई आपकी मैथ्स और इंग्लिश। अब बात करते हैं रीजनिंग की। यार रीजनिंग ना कोई बहुत मुश्किल नहीं आती, तो रीजनिंग के कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे। कुछ वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, वहां से भी देख सकते हो। तो रीजनिंग पढ़ने में ना आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग के कंसेप्ट आप यूट्यूब की वीडियो से बिल्ड कर लेना। और रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना वहां से भी हो जाएगी आपकी। फिर भी अगर आपके पास समय हो तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। और अगर आप सोचो कि नहीं यार मेरे को ऑनलाइन नहीं, मेरे को बुक से ही पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, तो एक बुक आती है एसएससी सीएपीएफ में। इसमें 2019 से लेकर 2021 तक के ना सारे एग्जाम दिए हुए हैं, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि क्वेश्चन रिपीट हो। तो इसमें सिर्फ रीजनिंग के भी अगर आप लगा लोगे ना तो आपकी रीजनिंग काफी स्ट्रांग हो जाएगी इससे। बाकी रीजनिंग कोई विशेष मुश्किल आती नहीं है, तो इतना मतलब ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं जीके के बारे में। देखो जीके पढ़ने के लिए ना 2 अप्रोचेज होती है। एक तो टेक्स्ट बुक अप्रोच की, मतलब आपने चैप्टर पढ़ा और चैप्टर पढ़ लिया और पूरे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर पढ़ लिए, उसमें से हो सकता है क्वेश्चन आए, हो सकता है ना आए। दूसरी अप्रोच होती है कि क्वेश्चन बैंक ले लो, मतलब हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक है, उसके अंदर हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को ही देख लो जो बार बार पूछे गए हैं, क्या पता उनमें से कोई फिट बैठ जाए क्वेश्चन। अब जैसे अगर आपके पास बहुत सारा समय होता ना तो मैं आपको पहली अप्रोच पे जाने के लिए कहता। पहली अप्रोच के लिए तो देखो ये लूसेंट की एक बुक आती है, ये इसके अंदर, ये तो मेरे ख्याल से सबने सुन रखा होगा और होगी भी सबके पास। इसके अंदर क्या है, इसमें ना बिल्कुल टेक्स्ट बुक अप्रोच है कि मान लो पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक है, जैसे सपोज करो मॉनसून है, मॉनसून के बारे में सारा बता रखा होगा, ऐसे फिर रिवर्स के बारे में सारा बता रहा होगा। इसमें टॉपिक वाइज बता रखा है और इसमें ना कहीं क्वेश्चंस नहीं दे रखे, इसमें सिर्फ थ्योरी दे रखी है, तो आपकी इससे थ्योरी बिल्ड हो जाएगी। बट अभी समय थोड़ा सा कम है, कुछ ही महीने रह गए हैं, तो मैं कहीं ना कहीं आपको एडवाइस नहीं दूंगा कि आप इस अप्रोच से चलो। आपके पास दूसरी अप्रोच होती है प्रीवियस ईयर करना। अब प्रीवियस ईयर करने के लिए भी आप किसी भी अच्छे ऑथर की ले सकते हो प्रीवियस ईयर की बुक। मैं पर्सनली किरण को प्रेफर करता हूं, तो मैंने किरण की ले रखी थी अपने टाइम में। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी बुक करके गया था, या मैं आपको भी ऐसा नहीं कहूंगा कि पूरी बुक करो। आप मतलब
मतलब रैंडमली, जैसे आपका मन, जितना आपका जीके को पढ़ने का मन है ना उतना पढ़ लो, क्योंकि जीके का सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है कि आपको कोई नहीं बोल सकता कि आपका जीके का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और मैंने आपको रीजनिंग के लिए जो बुक दिखाई थी ना एसएससी सीएपीएफ वाली, उसके अंदर जीके के भी अगर आप सेक्शनल लगा के जाओगे ना तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ये तो होगी स्टैटिक जीके के बाद। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करना, जब भी आपका एग्जाम हो ना, सपोज करो एग्जाम नवंबर दिसंबर में है, तो आप उससे 8-9 महीने पहले के, मतलब मार्च से लेके एग्जाम तक के ना करंट अफेयर्स पढ़ जाना सारे। उसके लिए क्या करना, नेट पे दुनिया भर के मिल जाएंगे आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स, वहां से पीडीएफ देखना और वो पढ़ लेना। रोज रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आखिरी के एग्जाम से 1 महीने पहले से पढ़ना शुरू करना और पिछले 8-9 महीने के पढ़ लेना। तो इससे आपकी करंट अफेयर्स में भी काफी हेल्प हो जाएगी। देखो एक चीज और, आप किसी भी सब्जेक्ट में इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के चक्कर में मत पढ़ना। कई बार हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग किताबें तो बहुत सारी इकट्ठी कर लेते हैं लेकिन पढ़ ही नहीं पाते उन किताबों से, तो क्या फायदा। तो लिमिटेड किताब रखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो होती है प्रैक्टिस। एक बार को अगर आपका कंसेप्ट कोई वीक है लेकिन आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग है ना, तो भी आपके नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है और आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो जरूरी नहीं है कि नंबर आए, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमन चीज होती है कि आपको चीज आती होती है बट एग्जाम में सॉल्व नहीं होती। वो सिर्फ इस वजह से होती है कि आपने प्रैक्टिस ही नहीं कर रखी उस चीज की। तो ना प्रैक्टिस पे आप बहुत ज्यादा फोकस करो और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओ, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके जाओ कि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन है ना आपको लगे कि यार तो देख रखा है मैंने। तो 3-3.5 घंटे आपको इंग्लिश को देने हैं, 2 घंटे आपको मैथ्स को देने हैं और जीके और रीजनिंग मिला के 1.5-2 घंटे दे दोगे तो सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। अभी रिसेंटली मैंने मॉक टेस्ट के ऊपर ना एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है। जिन लोगों ने वो नहीं देखी, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप जब वो वीडियो देख लोगे ना तो काफी हेल्प हो जाएगी आपकी मॉक टेस्ट में। अब देखो मॉक टेस्ट लगाना जितना इंपॉर्टेंट है ना उतना इंपॉर्टेंट उसका एनालिसिस करना भी है। सपोज करो आप मॉक टेस्ट तो लगाए जा रहे हो, रोज लगा रहे हो मॉक टेस्ट, लेकिन क्या फायदा होगा अगर आप उसको यूज ही नहीं कर पा रहे, आप उसको एनालाइज ही नहीं कर पा रहे, आप उसको देख ही नहीं पा रहे कि कौन कौन से सवाल आपके गलत हुए थे, कौन से सवाल आपको सही करने हैं, कैसे सही करने हैं, क्या सही तरीका होगा सवालों का। तो जब तक आप प्रॉपरली मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज नहीं करोगे ना तब तक उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लेवल चेंज कर देगा जो मॉक टेस्ट आप दोगे। जितने ज्यादा दोगे तो कितनी फ्रीक्वेंटली आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए और कितने % तैयारी पे आपको देने चाहिए, वो सारी बातें मैंने उस वीडियो में बता रखी है, आप एक बार वो वीडियो देख लेना। अब बात करते हैं सीपीओ के लिए एक और बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जितना इंपॉर्टेंट एग्जाम्स को क्लियर करना है ना उतना ही इंपॉर्टेंट फिजिकल को क्लियर करना भी है। तो आप अपनी फिजिक के ऊपर, अपना जो आपका फिजिकल टेस्ट होना है उसकी तैयारी के लिए भी ना दिन में डेली आपको समय निकालना होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं टियर 1 देने के बाद तैयारी कर लूंगा फिजिकल की तो हो जाएगा, क्योंकि इतना ईजी नहीं होता फिजिकल। इसमें काफी मतलब चीजें होती हैं और वो तभी आप अटेन कर पाओगे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। तो आपको दिन में ना कुछ समय फिजिकल के लिए भी जरूर निकालना है। तो आई होप आपके काफी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। अपने माता पिता की इज्जत करो, उनको दिन में एक बार जरूर हंसा दिया करो। तो ठीक है, फिर मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। ऑल द बेस्ट।